दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एस तिवारी जी। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या तैयारियां हैं और किस दिशा में चुनाव जा रहा है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए डॉक्टर एस तिवारी जी हैं। आज आपने कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, किस विषय में ये बैठक थी? मनगवा नगर परिषद के सभी 15 वार्ड के जितने पोलिंग के बूथ अध्यक्ष थे, शक्ति केंद्र के प्रभारी थे, विधानसभा प्रभारी थे और मंडल अध्यक्ष थे और भाजपा के और पदाधिकारी थे। सबकी बैठक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष देवतलाव विधायक माननीय गिरीश गौतम जी ने आज यहाँ लिया था कृष्णा कॉलेज के हाल में। और सभी कार्यकर्ता पोलिंग में सक्रिय हों और अपने अपने पोलिंग में 370 मत बढ़ाएं, इस उद्देश्य से यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी। और 26 अप्रैल को जो लोकसभा चुनाव होना है, जिसमें माननीय जनार्दन मिश्रा जी प्रत्याशी हैं, जो निवर्तमान सांसद भी हैं, तो उनको कार्यकर्ता मतदाताओं को अधिक से अधिक निकाल करके वोट डलवाएं, मत प्रतिशत बढ़वाएं और वोट प्रतिशत भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक कैसे हो, इस विषय पर विचार मंथन के लिए यहाँ बैठक की गई। नीलम अभय मिश्रा के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आने से क्या लगता है कि वाकई फाइट होगी? लोगों में ये चर्चा है कि चुनाव कहीं ना कहीं अब फंस चुका है। चर्चा पता नहीं कहाँ है, चुनाव तो एक पक्षी है। अभी भारतीय जनता पार्टी में जो एक संगठन है, जो जिस तरीके से जमीनी कार्यकर्ता उसमें हैं, इसमें प्रत्याशी नहीं देखा जाता। इसमें सिर्फ पोलिंग पर कमल चुनाव चिन्ह चुनाव लड़ता है। और अभी इस बार का चुनाव बिल्कुल परिवर्तन की बाट खोज रहा है। इस बार का चुनाव हर चुनाव के से भिन्न है। क्यों भिन्न है मैं आपको बताऊं। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अवधपुरी अयोध्या जी में हुई, जिससे पूरा देश, पूरा हमारा धर्म, पूरा समाज गौरवान्वित है। 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटाई गई, ये भी पूरे देश के लिए एक सुखद संयोग है, जिसका बहुत सालों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। 3 तलाक कानून, जिसके कारण से समाज में विसंगति और कुरीति पैदा हो रही थी, उसको सरकारों ने बड़ा दृढ़ निश्चय करके हटाया। और मोदी की जो गारंटी है, जिस पर जीवन यापन करने के लिए जितने काम हैं, जितने सटीक तरीके से हो रहे हैं और जनमानस में खुशहाली है, इसलिए ये चुनाव एक पक्षी चुनाव है, इसमें किसी से कोई मुकाबला नहीं। क्या लगता है कि आपके अनुसार कि देश का जो ये प्रमुख चुनाव होता है लोकसभा का, क्या धर्म के नाम पर होना चाहिए या फिर महंगाई और बेरोजगारी के संबंध में होना चाहिए? निश्चित तौर पर हमारा धर्म, हमारा समाज, महंगाई और बेरोजगारी, विकास, सभी मुद्दे लेकर के चुनाव होना चाहिए। और आज देश में जो खुशहाली आई है, देश में जो आर्थिक प्रगति हुई है, देश में हमारा जो मान बढ़ा है, पूरी दुनिया में भारत का एक सम्मान बढ़ा है, इस बात को लेकर के आज पूरा देश गौरवान्वित है। और एक बार पुनः जून में 4 जून को जब मतगणना होगी और नई सरकार का गठन होगा, पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये कोई छोटा चुनाव नहीं है। लोकसभा चुनाव जो होता है, कोई क्षेत्रीय स्तर को लेकर के, किसी नाली और सड़क को लेकर के नहीं होता। ये देश के पर्यावरण को की बात करता है, देश के जल और पानी की बात करता है, देश की जो सरहद है, सीमा है, उसकी रक्षा करने की बात करता है। देश का पूरी दुनिया में कितना मान सम्मान हो रहा है, हमारी सामरिक ताकत क्या है, हमारी आर्थिक ताकत क्या है, और हम महाशक्ति के रूप में, हम आर्थिक महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया में अपना स्थान कैसे बना सकते हैं, इसका चुनाव होना। कुछ चुनाव के कुछ दिन पहले मोदी जी की एक यात्रा चली थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? वाकई देश विकसित हो रहा है? निश्चित तौर पर
आज गरीबों के बीच में आप देख रहे होंगे कि जनधन खाता आपने नाम सुना, और कितना अद्भुत बात है कि आज 50 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुल गया है। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन गरीब महिलाओं को 10 करोड़ कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। इस तरीके की उपलब्धियां हैं, और ये अगर हम गांव में जाकर के अपना संदेश देना चाहते हैं और अपनी बात जनमानस के बीच बताना चाहते थे, कोई गलत बात थोड़ी नहीं। जन धन का आपने नाम लिया तो मोदी जी ने एक सवाल और एक वादा किया था कि जन धन में 15 लाख आएंगे, अभी तक नहीं आ पाए। मोदी जी ने जन धन में 15 लाख आएंगे नहीं। देश का भ्रष्टाचार का पैसा जो विदेशों में जमा है उसको हम किसी न किसी तरीके से जब यहाँ ले आ लेंगे तो लोगों के खाते में पर्याप्त पैसा आएगा, और अभी काम करना बाकी है। मोदी जी ने 2047 तक की योजना बना रखी है, और निश्चित तौर पर जब एक लंबा समय किसी शासन करने वाले अच्छे राजनेता को मिलता है तो देश की प्रगति होती है। और अभी धीरे धीरे जो हमारी गरीबों की हालत है, गरीबों का उत्थान धीरे धीरे देश में हो रहा है। फिर जब अवसर मिलेगा तो ये गरीबी की जो रेशियो है वो घटती जाएगी और देश अमीरी की तरफ बढ़ता जाएगा। सर, एक सवाल और, आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। जहाँ नेता नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है और नेतृत्व नहीं है, वहाँ पर कोई रहना नहीं चाहता। कांग्रेस आप जानते हैं देश की पुरानी पार्टी है। आज कांग्रेस से जो लीडरशिप है वो समाप्त हो रही है। आपने देखा होगा कि अभी विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस में जो प्रत्याशी बनाए गए, कांग्रेस में किसी मेहनत करने वाले का कोई मूल्यांकन नहीं होता। कांग्रेस में प्रत्याशी बनने के लिए अच्छा नशे का कारोबारी हो, चरस, अफीम, गांजा, दारू बेचने वाला व्यक्ति हो, कुछ चोरी डकैती करने वाला व्यक्ति हो, उसको जनमानस स्वीकार नहीं करता। और कांग्रेस ऐसे लोगों को ला करके आगे बढ़ाती है, और जो समाज में अच्छा काम करते हैं उनको कोई महत्व नहीं देते, ना उनकी मेहनत का कोई मूल्यांकन करते। आखिर क्या वजह था कि आप कांग्रेस में थे, लंबे समय से आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस की नीति को आप समझते थे, किस वजह से आपने कांग्रेस छोड़कर आपने भाजपा ज्वाइन की? हम कांग्रेस में थे और कांग्रेस से मेरा बड़ा लगाव था। एक सबसे बड़ी बात होती है कि जिस दल में आदमी रहे उस दल का होके रहे, उस दल के खिलाफ बात ना करे। जितने दिन तक मैं कांग्रेस में था तो कांग्रेस में ना तो वहाँ के नेताओं के प्रति, ना उस पार्टी के प्रति कभी विरोध नहीं किया, ना उसके विरोध में बात की। हम समाज में शिक्षा का काम करते हैं, हम समाज में धर्म का काम करते हैं, हम समाज में सेवा का काम करते हैं, और ऐसे काम को कांग्रेस स्वीकार नहीं करती। हमने अभी पिछली बार उस बात को रिपीट नहीं करते। कांग्रेस किन लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है, और हमारा जो प्रकृति है, हमारा स्वभाव है, वो कांग्रेस के लिए सूट नहीं किया। इसलिए हमने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और देश की, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। सवाल इस बात की कि जो कांग्रेस में है वही भाजपा में भी है। कांग्रेस से छोड़ भाजपा जाते हैं, भाजपा से छोड़ के कांग्रेस में आते हैं। आखिर जो आपके राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश स्तर के नेता है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, वहाँ बिना डोनेशन लिए टिकट नहीं देते। इसमें क्या करना आपका? बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं। अभी डोनेशन देकर के टिकट लेने का कोई हमारे सामने उदाहरण नहीं मिला। पार्टियां कुछ पैसा लेकर के टिकट देने वालों की बात करती होंगी, लोग होंगे। आपने कहा कि कांग्रेस में है, भाजपा में है। इस देश का, भारत का व्यक्ति ही कांग्रेस में रहता है और वही भारतीय जनता पार्टी में रहता है। जिसको जहाँ की नीति पसंद आती है वो वहाँ के लिए काम करता है। कोई समाज का बंटवारा नहीं होता। लोकतंत्र में पक्ष भी होता है, प्रतिपक्ष भी होता है, और ये प्रक्रिया है, चलती रहती है। लेकिन एक सवाल ये है, मेरा अंतिम सवाल है, पूछिए। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का प्रयास आपके जो है राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष नेताओं ने किया है। ऐसा देखने को लग रहा है कि अब जो है भाजपा युक्त कांग्रेस हो रही है, क्या कहना? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी बनी
तब 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद हुआ करते थे। संगठन ऐसा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, लोगों के दिलो दिमाग में ऐसा राज किया कि आज आप देख रहे होंगे उनकी त्याग और तपस्या इतनी रही कि आप ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, कई राज्यसभा, लोकसभा, आज पूरी जगह भाजपामय हो गया और कांग्रेस अपनी रीति नीति नेतृत्व के कारण कमजोर होती गई। इसमें हमको कुछ कहने की बात नहीं। लेकिन आखिर क्या है कि विपक्ष को टारगेट करके ही जो है कार्रवाई की जाएगी, कहीं ईडी की कार्रवाई होगी, कहीं सीबीआई की कार्रवाई होगी। अभी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो शराब घोटाले का मामला था, ऐसे पीरियड में जहाँ ये लोकसभा का महापर्व चलता हो, अगर ऐसा कुछ भी है तो बीजेपी में भी तो हो सकता है। बीजेपी को क्यों नहीं है? आखिर विपक्ष को क्यों साधा जा रहा है, टारगेट क्यों किया जा रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो भ्रष्टाचार करेगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, उसको हम पकड़ेंगे, उसका धन जनता के लिए ले आएंगे और निश्चित तौर पर अभी जो प्रमाण मिल रहे हैं, जिसके आधार पर भ्रष्टाचार के प्रमाण मिल रहे हैं, तो जो उसमें दोषी है उनको कोर्ट सजा दे रही है, उसमें सरकारों का कोई लेना देना नहीं। मोदी जी के एजेंडे में तो काला धन वापस लाने का था। हर वर्ष जो है बेरोजगारी युवाओं को 2 करोड़ जो है रोजगार देने का था, नौकरी देने का था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रतीक्षा करें, अभी 4 जून को रिजल्ट आने दें, नई सरकार बनने दें और क्रम से आर्थिक विकास दर हमारी सुधर रही है, महंगाई सुधर रही है, महंगाई में नियंत्रण मिला है। हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में तरक्की हुई है। आप सड़कों पर चलते होंगे, आपको बढ़िया चमचमाती सड़कें मिल रही हैं। ये आपको प्रगति नहीं दिखती क्या? क्या लगता है कि 400 सीट वाकई में भाजपा ला पाएगी? भाजपा का एक लक्ष्य है कि हम इस बार 400 सीट पार करेंगे और उस लक्ष्य में काम चल रहा है। और जब जो आदमी काम करता है और सतही स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम करता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जिस तरीके से अच्छी नीयत, अच्छा नेता, अच्छा नेतृत्व हमारे इस देश में काम कर रहा है, निश्चित तौर पर हम 400 पार कर लेंगे। विपक्ष ये कहता है कि अगर मोदी जी 400 सीटें लाने में सफल हो जाते हैं तो फिर संविधान को खतरा है। क्या वाकई में देश का संविधान कभी समाप्त नहीं हो सकता? और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार इस बात को कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे उस ग्रंथ के रचनाकार हैं, वो भी आएंगे तो संविधान समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा संविधान जो केवल वोट के लिए बना हुआ है, जो जनता का हित नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने की बात वो करते हैं तो कौन सा गलत काम करते हैं? आप जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाने की बात करते हैं तो कौन सी गलत बात करते हैं? 3 तलाक हटाने की बात कर रहे हैं तो कौन सी गलत बात करते हैं? तो जनहित का काम करेंगे और जनहितैषी जो जन विरोधी जो कानून है, नियम है, उनको निश्चित तौर पर हटाने का काम करेंगे। तो पूरा देश चाह रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ खास बातचीत में आज थे डॉक्टर SS तिवारी जी।